हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक। अब मैं आपको जो भी मैं चीज़ें समझाने वाली हूँ उनको आप रियल लाइफ से रिलेट करते चलना, समझते चलना, आपको चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आप मान के चलो जो भी मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊंगी वो सिचुएशन को डेली लाइफ से रिलेट करना। ओके। सो मानो आपके पास मिल्क है। ठीक है। अभी आपके पास मिल्क मैन दूध दे के गया लेकिन आप गलती से उसे गर्म करना भूल गए और आपने गर्मियों में उस दूध को बाहर छोड़ दिया किचन के अंदर। क्या होगा? कुछ टाइम बाद वो खराब हो लेगा। ठीक है। अगर आपके पास मानो कोई आयरन है, कोई तवा है, कोई पैन है, कोई नेल है, यानी कि कोई लोहे का कोई सामान है जिसको आपने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया तो क्या होगा? उसके अंदर जंग लग जाएगा। ठीक है। मानो आपके पास ना मेहमान आए हैं, वो घर में लेके आए हैं आपके पास कुछ ना कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह। ठीक है। अब गर्मियों के टाइम पे आपने क्या किया? उन चीज़ों को बाहर छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ग्रेप्स आपके जो भी है वो सड़ जाएंगे, यानी कि उनके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। आपने जैसे खाना बनाया है, पहले तो मम्मी ने सोचा भाई क्या बनाना क्या बनाना। ठीक है। बट कुछ टाइम बाद खाना बन के रेडी हो गया तो वो भी क्या एक तरीके से वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि फूड आपने जो खाया है अब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा। क्लियर? डाइजेशन जैसे होगा उसके बाद आपका फूड एब्जॉर्ब होगा, फिर आपको अच्छे से एनर्जी मिलने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैंने आपको जितनी भी मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल दिए, लाइक आपके पास मिल्क था, ठीक है, आयरन तवा पैन नेल ये सब थे, उसमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कुछ ना कुछ जो पहले चीज़ थी अब बाद में कुछ डिफरेंट ही प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही ये होता है हमारे पास पहले कुछ और चीज़ थी, बाद में उसकी आपने हालात बदल दिए, है ना। नेक्स्ट टाइम पे क्या हो गया? कुछ अलग ही प्रोडक्ट बन के आ गया। जैसे कि आपके पास ग्रेप्स थे, फूड जो भी आपने जो खाया है ना, वो फिर डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो रहा है? जो चीज़ें थी पहले अब वो कुछ न्यूली फॉर्म बन के आ गई हैं। ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी ऊपर सिचुएशन पढ़ाई उसमें हमने क्या देखा भाई? किसी ना किसी चीज़ का नेचर या फिर आइडेंटिटी, इनिशियल सब्सटेंस की एग्जाम्पल आपके पास है ग्रेप्स, इसको आप इमेजिन करो वो पहले कुछ और थे लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ठीक है। तो हम क्लास 9th में दो चेंज पढ़ के आए थे, नंबर 1 फिजिकल चेंज एंड नंबर 2 केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, यानी कि मेरे पास कुछ नया प्रोडक्ट बन के नहीं आता। एग्जाम्पल मान के चलो आपके पास पेपर है, आप पेपर को कट कर रहे हो, वैसे थोड़ी ना पेपर को आप कट करोगे उसके बाद पेपर का कुछ डिफरेंट ही कुछ नमूना बनेगा, नहीं। ठीक है। और केमिकल चेंज क्या होता है? जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, यानी कि आपके जो ग्रेप्स थे, जो आपके फ्रूट्स थे, किसी चीज को लगा लो, आपके पास तवा हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, वो बाद में चीजें क्या हो गई? किसी के अंदर रस्टिंग हो गई, कोई खराब हो गया, किसी के अंदर फर्मेंटेशन, इसका मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हमारे पास आया है। ठीक है। इसका मतलब जब भी हमारे पास केमिकल चेंज होगा समझ जाओगे केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई है। ठीक है। सो फर्स्ट मैंने आपको बता दी कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी जिसके भी अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आएगा उसको आप क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन बोलोगे। क्लियर? यू में परहैप्स भी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब हम जैसे कि सोचते होंगे भाई रियल में क्या केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। तो इस चीज़ का आंसर जानने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सो हमारा काम क्या होता है? रिएक्शंस में कुछ ना कुछ जलाना, कुछ ना कुछ जला के कुछ नया प्रोडक्ट बनाना। सो सेम हम वही करने वाले हैं, लैब के अंदर एंट्री मारने वाले हैं। ठीक है। सो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है? हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है। हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन हो गया, मान लो ये आपके पास मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है? इसको स्वाहा करना है, इसको जलाना है। अब जलाने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल। उस प्रोडक्ट का नाम याद कर लो अभी से, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब सुनो, आपके पास एक था मैग्नीशियम रिबन, एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। क्या बना दिया उसने? MgO। क्लियर? यानी कि मेरे पास पहले दो चीजें थी, क्या क्या? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ उनके अंदर, तो मेरे पास क्या बना? एक वाइट कलर का सब्सटेंस जिसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब इससे पहले चीज जानो, हमारे पास यहाँ बोला है कि आपके पास जो मैग्नीशियम रिबन है ना उसको पहले क्लीन कर लो। मतलब ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर एक कोटिंग जम जाती है जिसको बोलते हैं हमारे पास ऑक्साइड की लेयर। भाई क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। अब उसके ऊपर वो एक कोटिंग बना लेगी जिसकी वजह से उसको वो अच्छे से जल नहीं पाता, मैग्नीशियम रिबन अच्छे से कंबस्शन नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें उसे पहले ना एक तरीके से साफ कर लेना है सैंड पेपर के थ्रू, ताकि जितनी भी जो तुम्हारी जो ऑक्सीजन वहाँ पे जमी हो वो सारी की सारी वहाँ से रिमूव हो जाए। अब जैसे ही आपने काम कर लिया उसके बाद इसको ले आओ
टोंग के जरिए उसको पकड़ो मैग्नीशियम रिबन को, फिर आप उसको बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा जिसको आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब आप जलाते हो ना तो आपके पास से येलो येलो सी एक तरीके से फ्लेम दिख रही होगी, इस फ्लेम को बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक मस्त वाली फ्लेम दिखती है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो सुनो हमारे पास क्या मैग्नीशियम रिबन को हमने जैसे ही बर्न किया तो उसके अंदर एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली। ठीक है, जो कि आगे जाके व्हाइट पाउडर जिसने आगे फॉर्म किया। ठीक है, हम सभी पढ़ के आए हैं। तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्यों, क्योंकि वहां रिएक्शन हुई बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। क्लियर। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2, इसमें हमें क्या करना है भाई, आपको ना लेड नाइट्रेट लेना है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट क्या है, PbNO3। नेक्स्ट आपको क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, पहले उसके अंदर डाल दिया लेड नाइट्रेट, देन आपने उसमें ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड। अब आपने क्या किया, एक तरीके से चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो क्या बनेगा, कुछ अलग ही सिस्टम बनने वाला है, कुछ अलग ही चीज़ें बनेगी। तुम्हारे पास बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद करोगे, जो लेड आयोडाइड होता है वो हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट दिखता है। मतलब मानो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, नीचे क्या बैठा है, एक येलो येलो कलर का सब्सटेंस, बाकी ऊपर क्या है, पानी पानी। यानी जो चीज़ें नीचे जम गई, प्रेसिपिटेट हो गई, जो जो इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, उस चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जो लेड आयोडाइड निकल के आता है वो हमारे पास क्या है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, सो एक्टिविटी 1.1 में भी हमने क्या देखा भाई, मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, कुछ न्यू प्रोडक्ट बना दिया। सेम यहाँ पे भी लेड नाइट्रेट ने रिएक्ट किया पोटेशियम के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, वहाँ पे कुछ डिफरेंट ही चीज़ें बना दी। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3। इसके अंदर हमें क्या करना है, सुनो, हमारे पास जिंक ग्रेनुल्स लेने हैं। ठीक है, उसके अंदर एक एसिड डालना है, एसिड का नाम है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। अब आप जैसे ही रिएक्ट करवाओगे तो आप क्या देखोगे भाई, जो आपके पास जो ये जिंक है ना, उसके साथ आपने क्या डाल दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो या फिर H2SO4 डाल लो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो जैसे ही जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, कोई भी एसिड डालो, ठीक है, एंड में क्या रिलीज होगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर। तो हमें ये चीज जो एक्टिविटी है इसको अच्छे से करनी, क्योंकि इसके अंदर एसिड है, तो याद रखना आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, फिर आप HCl यूज कर लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लो। क्लियर। एंड में क्या गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। तो अब मैंने आपको जो जितनी भी मैंने जो एक्टिविटी बताई, एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, तीनों के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हमारे पास वहां पे हो रही थी। अब हम कैसे पहचाने कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, सुन लो जरा। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया हो। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस आपके पास। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, अभी आपने स्टेट के बारे में समझ गए, कलर चेंज हो गया, हो सकता है पहले येलो कलर का सोल्यूशन हो, बाद में ब्लू हो गया हो, एग्जाम्पल आगे आएगा अभी आपके पास। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ देखो आपने अभी आपने गैस रिलीज की थी यहाँ पे, ठीक है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। देन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है ना, बेसिकली अब जैसे कि आप यहाँ पे जो आपने की थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, एसिड को आपने रिएक्ट करवाया जिंक के साथ, तो जब आप इस फ्लास्क को छू के देखोगे तो इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई मिलेगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला भाई, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि रिएक्शंस हमारे पास हुई हैं, तो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चेंजेस होते हैं हमारे आसपास जिसको हम देख भी नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो सुनो, हमने क्या देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो मैंने इतनी सारी तुम्हें बोला भाई, मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन लेके आओ, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, इतने ज़्यादा तुम कहाँ टाइम वेस्ट करने वाले हो। तो इससे बेटर क्या है, हम उसे एक तरीके से हम कुछ ना कुछ उसे सिंबल्स की फॉर्म में लिखें, कुछ ना कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें। हमारे पास वर्ड इक्वेशन आई, जो मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम लिया, देन ऑक्सीजन लिया। ठीक है, फिर क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया। अब एक चीज़ याद करो, जो बेटा हमारे पास रिएक्शन से पहले जो चीज़ें थी, ठीक है, जैसे कि आपके पास ग्रेप्स थे, तो वो क्या थे, रिएक्टेंट, किसके साथ रिएक्ट किए थे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट किए थे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्शन से पहले जो पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज नोन योर रिएक्टेंट। ठीक है, और जो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। तो याद रखना, जो सब्सटेंस केमिकल चेंज जिसके अंदर हो रहा है,
स्टार्टिंग में उसको आप बोलोगे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बन के आया है लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको बोलोगे प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम अगर बात करें तो हमारे पास ना लेफ्ट हैंड साइड क्या रखेंगे, रिएक्टेंट रखेंगे। तो रिएक्टेंट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। और प्रोडक्ट्स को कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, वहां पे भी साइन लगा सकते हैं प्लस का, आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। अब ये जो एरो है हमारे पास, ये एरो से पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है फिर बैकवर्ड चल रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया भाई, तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि हम कुछ केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, जिससे कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को जो कि हो रही है डेली लाइफ में, हम उसको कितने आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे याद रखना, इधर रिएक्टेंट आते हैं, इधर प्रोडक्ट आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या रखेंगे, रिएक्टेंट, इधर क्या रखेंगे, आरएचएस साइड हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बीच में हम दिखाएंगे एरो। अब सुनो, हमारे पास अब देखते हैं कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी। तो अभी आपके पास जो फॉर्मूला था मैग्नीशियम, क्यों ना हम उसको Mg लिख दें, ठीक है। ऑक्सीजन, क्यों ना हम उसको O2 लिख दें। क्लियर। क्या बन के आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन गया आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बोलते हैं हम, एक तरीके से सिंबल्स की फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आई ना, वो क्या है, स्केलेटन बन के आया केमिकल इक्वेशन का। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको आगे बैलेंस करवाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो एग्जाम्पल, आपके पास ये Mg है, ठीक है, क्या है आपके पास यहाँ पे Mg। तो आप ये चीज़ देखो यहाँ पे कि एक Mg यहाँ पे भी और एक ही Mg यहाँ पे है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो O2, O कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पे कितना है, 1। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल होंगे तो हम उसे बोलेंगे रिएक्शन बैलेंस्ड है, यानी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर नहीं होता तो उसको हम आगे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जो मास है वो सेम रहेगा दोनों साइड सारे एटम्स का, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से बैलेंस करेंगे हम इक्वेशन को, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जितना भी जो टोटल मास है एलिमेंट का, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड हो या फिर प्रोडक्ट की साइड हो, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरे वर्ड्स के अंदर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो सुनो, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। सेम क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी कि भाई जब आपने पहले रिएक्ट करवाया ना उसको, मानो आपके पास मैग्नीशियम थे वहाँ पे 5, तो आगे जो प्रोडक्ट बना तुम्हारे पास उसमें भी मैग्नीशियम कितने होने चाहिए, 5, किसी का भी लॉस नहीं करवाना, ठीक है। अब दूसरे आपके पास एक आती है वर्ड इक्वेशन, जिंक लिया, अभी जो पीछे रिएक्शन हो रही थी हमारे पास एक्टिविटी 1.2, ठीक है, और लिया सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अब इसको मैं चाहती हूँ कि मैं सिंबल्स की फॉर्म में रखूँ, ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन में बना के रखूँ। तो कैसे रखेंगे, Zn को जिंक लिख दो, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, जिंक सल्फेट का यहाँ पे ZnSO4, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल के फेंक दो। अब देखो यहाँ पे आपको देखना क्या है, आप ये देखो जिंक यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, यानी कि ये तो मेरा बैलेंस है, समझना। मतलब पहले आपको एक टेबल बना लेनी है, इधर एलिमेंट लिख लो कौन कौन से, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। इधर लिखो रिएक्टेंट में कितने एटम है, इधर लिखो प्रोडक्ट में कितने एटम है। तो जिंक में तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, यानी कि हाइड्रोजन में मेरे क्या है, बैलेंस है। क्लियर। सल्फर देखो यहाँ पे भी कितना है, 1, यहाँ पे भी कितना है, सल्फर 1, ये भी मेरा क्या है, बैलेंस। ऑक्सीजन देखो ये भी कितना है, 4, ये भी कितना है, 4, तो ये भी क्या है, मेरा बैलेंस ही है। क्लियर। अब देखो हमें ना एक तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हम खुद बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आयरन है जो कि पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, बनाता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बनाता है। क्लियर। अब इसमें देखो आप सोचने की बात है, आयरन कितने यहाँ पे, 1, यहाँ पे कितना है, 3, ठीक है। तो पहले तो आप आयरन के लिए यहाँ पे लिख देना 3, फिर हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। यानी कि अभी तक हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने प्रोडक्ट में, 4, यहाँ पे कितना है, 1, तो अब इसको बनाने के लिए हम इसके आगे 4 लगाएंगे। तो अब देखो धीरे धीरे समझते हैं कैसे। सबसे पहले जो आपके पास जो रिएक्शन है उसको बॉक्स में डालने की कोशिश करो, यानी जैसी पहले जो चीज़ है ना उसको एक तरीके से डिफरेंट दिखाओ कि भाई पहले हमारे पास ये चीज़ें थी, बाद में उसको धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आयरन को बॉक्स में रख लो, पानी को रख लो, आयरन ऑक्साइड को बॉक्स में रखो, हाइड्रोजन को रखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया जितने भी एलिमेंट उनका अलग से डिब्बा बना लो,
ठीक है, इधर रिएक्टेंट का, इधर प्रोडक्ट का। अब देखो आयरन हमारे पास यहाँ कितने थे, एक, यहाँ पे कितना आयरन मेरे पास, 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। अभी तक बैलेंस है लेकिन आगे बैलेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 1, यहाँ पे कितने हैं, 4। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ दिख रही है हमें, आयरन में फिलहाल तो और ऑक्सीजन में। अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, हम ना ऑक्सीजन को उठा लेते हैं। पहले इन्होंने ऑक्सीजन का करके दिखाया, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 4। तो सुनो, हमें इसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इसके आगे भी लिख देंगे 4। अब इसके 4 लिखने से क्या होगा, ऑक्सीजन मेरे कितने हो गए, 4, यानी कि मैंने ऑक्सीजन को तो क्या कर दिया, बैलेंस। लेकिन एक चीज़ सोच के देखो, क्या मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस नहीं हो गया, 4 2 जा 8, यानी हाइड्रोजन अब यहाँ कितने हो गए, 8, और यहाँ कितने हो गए, 2। जबकि पहले हाइड्रोजन क्या था, इधर भी 2 और उधर भी 2, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत आई तो हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। तो अब कितने हो गए हाइड्रोजन, 8, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। तो भाई अब क्या करोगे आप, 4 2 जा 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी क्या रख दो, 4 रख दो। तो देखो यहाँ पे पहले 4 लगा दिया आपने, दोबारा से यहाँ क्या रख दो, 4 कर दो। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, क्लियर, हमने बैलेंस कर दिया। अब लास्ट क्या बचता है, आयरन। आयरन को बहुत इजी है, क्या है भाई, इधर क्या है, 3 है, इधर क्या है, एक ही एफ था पहले, तो अब इसके आगे 3 लगा दो ना, सिंपल, ठीक है भाई। इनिशियल में क्या था हमारे पास, एक एफ था, यहाँ पे कितने थे आयरन हमारे पास, 3 थे। तो भाई बैलेंस करने के लिए हमने इधर 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई कि भाई हमें ना कम ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, हमें उतनी ही चीज़ें चाहिए जितनी कि रिएक्टेंट में पहले थी। अगर प्रोडक्ट में ज़्यादा बन गए तो रिएक्टेंट में ज़्यादा कर दो, समझ में आया। सो यहाँ पे हमें चीज़ें ध्यान रख के चलनी है, क्लियर। तो ये हमारे पास आई अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लास्ट में हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ें बैलेंस हैं या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 एफ क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 2 जा 8 कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। पूरी की पूरी आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। अब ये जो रिएक्शन आई ना आपके पास, जो इक्वेशन बन के आई, ये काफ़ी हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस है। मतलब हमें ना पहले चेक करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपको अच्छे से आनी चाहिए कि पहले हमें किसे लेना है, पहले हमें किसे लेना है, ठीक है। तो कोशिश करो कि लाइक यहाँ पे आयरन था, सबसे इजी था, तो पहले आयरन को बैलेंस कर दो, फिर नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करके आप सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना सीख जाओगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से हम सिंबल्स को लिख सकते हैं उनके फिजिकल स्टेट के अंदर। तो वाली जो रिएक्शन है इसको मैं चाहती हूँ कि मैं इसे फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग लिखूँ। मतलब जो चीज़ सॉलिड है उस पर सॉलिड लिख दो, जो चीज़ लिक्विड है उस पर लिक्विड लिख दो, जो चीज़ एक्वस है उसको एक्वस लिख दो, जो चीज़, मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड स्टेट, ये सारी आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। गैसेस को कैसे करोगे आप लोग, गैस में, लिक्विड को एल से, एक्वस को आप क्या करोगे, ए क्यू, और सॉलिड को एस से करोगे। तो देखो आयरन जो मेरे पास है वो होता है सॉलिड स्टेट में, पानी किस फॉर्म में होता है, स्टीम की फॉर्म में लेंगे, गैसियस फॉर्म में लेंगे। आयरन ऑक्साइड भी क्या बना, गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन भी किस में बना, गैसियस फॉर्म में, क्लियर। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि मैंने यहाँ जो पानी यूज़ किया वो स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें लिख के दी हैं, क्लियर। तो हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है, हम ज़्यादातर ऐसे नहीं कि भाई अगर बोल रहे हैं तो डालना ही पड़ेगा, अगर कंपल्शन होता है तो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इक्वेशन को विथ सिंबल्स, नहीं तो कोई ऐसी कुछ खास नीड नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी रिएक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक टेम्परेचर भी हो गया, प्रेशर भी हो गया, कैटलिस्ट, तो वहाँ पे हमें इंडिकेट करना पड़ता है कि रिएक्शन नंबर 1 में क्या बता रहे हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ आपने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया है, ठीक है। कितने प्रेशर पे, 340 एटीएम। इसका मतलब मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो किया है, तो कहीं कहीं पे हमें बताना भी पड़ेगा कि कहाँ पे हम कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे मैंने कितना प्रेशर रखा है, कितना मैंने वहाँ टेम्परेचर रखा है, ठीक है। तो क्या बन गया है, CH3OH, जो कि लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। दूसरी हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ही है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी को मिक्स कर लिया, क्लोरोफिल की हेल्प से आपने सनलाइट को ट्रैप कर लिया, क्या बन गया है आपके पास, ग्लूकोज, साथ में पानी, और साथ में तुम्हारी ऑक्सीजन बन के आई। जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि हमारे पास जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम्स होते हैं ना एलिमेंट्स के, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएंगे रिएक्शन के बाद। लाइक रिएक्टेंट में तो आपके पास एटम्स अलग है एलिमेंट के और बाद में एटम्स चेंज हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और ना ही वो एटम्स डिसअपियर होते हैं मिक्सचर में से, ऐसा नहीं कि वो खो जाएंगे कि बाद में प्रोडक्ट में वो मिलने ही नहीं वाले,
ठीक है। इसका मतलब कि क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड्स की और फिर हम उनको वापस से बनवा रहे हैं। जैसे कि मानो आपके पास एक कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ न्यू ही बॉन्ड बनवा दिया और साथ में क्या रिलीज हो गई, हीट। ठीक है, यानी कि आपने चीज़ों को मिक्स करवा के एक डिफरेंट बॉन्ड्स बनवा दिए। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमें देखना है एक्टिविटीज में हमें क्या समझाया गया। सुनो, एक ले लिया आपने बीकर, बीकर के अंदर आपने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड किया। क्लियर। अब इसमें आप क्या करोगे, धीरे 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 आप पानी ऐड करते जाओगे। अब जैसे ही आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो इसके टेम्परेचर में आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन के आया है। क्लियर। और साथ में क्या रिलीज हुई है, हीट। अब एक चीज़ याद रखना, जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है बाहर, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। थर्मिक मतलब बेसिकली हम टेम्परेचर की बात करें तो जिसमें हीट बाहर रिलीज हो रही है वो रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास होती हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, मानो ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, कुछ नया ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी दो लोग मिलके कुछ अलग से कुछ इनोवेट करके कुछ डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ। क्या बना दिया हमारे पास, स्लेक लाइम। तो याद रखो, पहले क्विक लाइम था, ठीक है, जिसको हमने पानी में ऐड किया, वो धीरे धीरे ऐड हो गया, जिससे क्या हुआ, हीट रिलीज हुई। अब हमारे पास जैसे ही प्रोडक्ट बना तो वो प्रोडक्ट कौन बन के आया, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ हमारे पास हीट रिलीज हुई। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और पानी ने कंबाइन किया, फिर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब एक दो या दो से तीन जितने भी जो आपके पास रिएक्टेंट होंगे उनको जब आप रिएक्ट करवाओगे, जब आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट बने, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सुनो आप एक चीज़, अभी जो हमने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनवाया है उसको हमने क्या बोला था, स्लेक लाइम। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, हम जैसे कि घरों में यूज़ करते हैं ना पुट्टी वगैरह, तो वहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब जैसे आपने वॉल पे कर दिया, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग लगा दी, अब धीरे धीरे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट वही चीज़ है जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, एक शाइनी शाइनी सरफेस आता है दीवारों के ऊपर। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट की जैसे होता क्या है ना, हम जैसे कि पेंट वगैरह करवाते हैं तो कुछ टाइम बाद शाइनिंग सरफेस आता है, 2-3 दिन बाद। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा 2 या 3 दिन के बाद। ठीक है, वाइट वॉशिंग के 2 या 3 बाद, और वो हमें एक शाइनी सरफेस देगा जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं, जो कैल्शियम एक तरीके से हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, इन जो स्लिक लाइम था उसको हमने वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया, और फिर जब इसी ने वापस से CO2 के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि दीवारों पे क्या लग चुकी है, वाइट वॉशिंग, अब वहाँ क्या प्रेजेंट है, CO2, रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमें शाइनी शाइनी सरफेस देता है दीवारों के ऊपर। क्लियर। अब देखते हैं हम कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। सो नंबर 1, हम कार्बन को जला रहे हैं, कोल को, तो क्या होगा, कार्बन ही है प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी। फिर हम देखते हैं पानी कैसे बनेगा, तो भाई हाइड्रोजन गैस लेके आओ, ऑक्सीजन लेके आओ, दोनों को कंबाइन करवा दो, बनेगा आपके पास पानी। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आप जोड़ दोगे, आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो हमने एक्टिविटी 1.4 देखी थी, वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो वो भी कौन सी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, जिसके अंदर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास हीट रिलीज होती है। क्लियर। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। सो नंबर 1, आप नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हो तो क्या होगा, CH4 प्लस ऑक्सीजन आपके पास हो गया, क्या रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। जब कार्बन को बर्न करो तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ में पानी रिलीज होगा। अब नीचे क्वेश्चन करती है NCERT, क्या जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो भी हम जो खाना खा रहे हैं। तो डाइजेशन के टाइम पे फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो एग्जाम्पल, आपने राइस, पोटैटो, ब्रेड, कुछ भी आपने जो खाया है उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के आप क्या बनवाना चाहोगे, ग्लूकोज।
जिससे क्या मिलेगी आपको एनर्जी, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। तो ये वाली जो रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या हुआ इसमें, देखो ग्लूकोज था, ग्लूकोज पे किसने काम किया, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप पे एक तरीके से फूड है वो ब्रेक डाउन हुआ, जिससे क्या मिली आपको, एनर्जी मिली। साथ में CO2 जो कि आपने बाहर रिलीज कर दी, पानी जिसको बॉडी यूज कर लेगी, एनर्जी को भी बॉडी यूज कर लेगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन, जैसे कि हम खाद वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, कंपोस्ट वगैरह जैसे कि बना हमारे पास, तो उसमें से भी काफ़ी हीट रिलीज होती है। ठीक है, जैसे कि आप बायोगैस प्लांट का ही देख लो, वहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो काफ़ी हीट रिलीज हो रही होती है, तो वो रिएक्शन भी कौन सी हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो नोन एज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सुनो भाई, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, देखो एक हमने फेरस सल्फेट ले लिया है क्रिस्टल, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ड्राई टेस्ट ट्यूब ले ली, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमने क्या डाल लिया, ड्राई फेरस सल्फेट डाल लिया। अब ये जब होते हैं ना, तो वो हमारे पास होता है ग्रीन कलर का, किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। ठीक है, लेकिन जैसे ही सब इसको आप बर्न करने लग जाओगे, तो आपके पास ना हल्की हल्की सी फ्यूम्स निकलेंगी, गैस रिलीज होगी बाहर। अब याद रखना है कि आपको ये टेस्ट ट्यूब का मुंह थोड़ा इधर की तरफ रखना है, ताकि आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो देखो, जब हमारे पास पहले कौन सा कलर था फेरस सल्फेट का, ग्रीन, लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो उसका कलर हो गया वाइट। क्यों भाई, क्योंकि उसके अंदर से पानी का लॉस हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन से क्या कलर हो गया, वाइट कलर हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्मेल भी आ रही है। स्मेल किस चीज़ की आएगी, जैसे कि रॉटन एग होता है ना, खराब अंडा, उसके जैसे हम लोगों को यहाँ पे स्मेल आएगी। ठीक है, तो सुनो, रिएक्शन में क्या दिख रहा है, ये जो फेरस सल्फेट था, ये हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ फेरिक ऑक्साइड में, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में सल्फर ट्राई ऑक्साइड, हमारे पास कुछ गैसेस रिलीज हुई। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई अभी मैंने बोला कि पानी लॉस हो गया, बिल्कुल लॉस हुआ, तो पहले जब मेरा ग्रीन क्रिस्टल था, तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, फेरस सल्फेट, साथ में उसके पास 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से सारे जो पानी के जो मॉलिक्यूल थे वो सारे निकल गए। ठीक है, तो जो मेरे पास क्रिस्टल थे उनके अंदर पानी अब बचा ही नहीं, तो उससे क्या होगा, उनका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, फेरस सल्फेट ही बचा, फेरस सल्फेट ने क्या किया, फेरिक ऑक्साइड बनाया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अब याद रखना, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है, बाकी दोनों क्या है, गैसेस तो हैं ही, हमें पता है। ठीक है, इसके अलावा डीकम्पोजिशन अगर मैं देखूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, जो भी मैंने अभी बनवाया था, वाइट वॉशिंग हुई थी, ठीक है, क्या फिर एक तरीके से हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ने आपके पास शाइनी सरफेस दिया था। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको रिएक्ट करवा दूँ, बेसिकली हीट की प्रेजेंस में मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूँगी। ठीक है, हमें वापस से क्या मिल जाएगा, क्विक लाइम, और साथ में CO2 गैस में मिल जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम। इसके काफ़ी यूजेस भी हैं, लाइक सीमेंट वगैरह बनवाने में हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। ठीक है, अब जो चीज़ें हीट की प्रेजेंस में हो रही हैं, जो रिएक्शंस, उनको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट की वजह से आपने डीकम्पोज कर दिया किसी एक चीज़ को। देखो एक ही तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, वो एक दो या तीन, 2 से 3 कितने भी पार्ट्स में टूट गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्टिविटी, इसमें क्या करना है हमें, सुनो, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, ठीक है, इसके अंदर आपने डाल लिया 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डाल लिया, PbNO3। ठीक है, अब क्या होगा, आप धीरे धीरे बर्नर के ऊपर इसको रखो, इसको बर्न करो, फिर आप क्या देखोगे कि हमारे पास ना कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के धुएं से निकलने लगेंगे। ठीक है, और हमारे पास कुछ गैसेस रिलीज होंगी। तो सुनो, हमारे पास ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स निकल गया और गैस रिलीज हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो लेड नाइट्रेट था उसको मैंने क्या किया, हीट दी, हीट देने की वजह से अभी हमने क्या देखा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है, साथ में PbO लेड ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी। ये सेम यही रिएक्शन है जैसे यहाँ पे हमने देखी थी, सॉरी ये नहीं, ये वाली। ठीक है, पहले वाला क्या था, सॉलिड, बाद में जो 2 गैसेस रिलीज हुई थी वो क्या थी, गैस ही थी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड हमारे पास बना है सॉलिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, गैस। क्लियर। अब इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। देखो एक मग ले लो आप, ठीक है, कुछ भी ले लो, उसमें क्या करना है आप लोगों को, नीचे 2 होल कर देना है।
ठीक है। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक तरीके से यहाँ पे का इलेक्ट्रोड रख देने हैं आपको कार्बन के। क्लियर। अब नीचे ना इसके यहाँ पे लगा दो स्टॉपर, ताकि चीज़ें इधर उधर ना जा पाए। ठीक है। फिर उसके कुछ टाइम बाद इसके ऊपर रख दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। अब जैसे आप इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखोगे उसके बाद क्या करोगे, इलेक्ट्रोड से करंट पास करवा दो बैटरी में। मेरा मतलब बैटरी को कनेक्ट करो इलेक्ट्रोड से, आप स्विच को ऑन कर दो। अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी टूटना स्टार्ट करेगा। तो देखो इधर वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको पानी का लेवल ज़्यादा दिख रहा है, और इधर वाली टेस्ट ट्यूब में पानी का लेवल कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2। क्योंकि जब पानी होता है उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1। ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे डबल अमाउंट में एक तरीके से डिकम्पोजिशन हो रहा है, और यहाँ पे सिंगल अमाउंट में। ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक तरीके से सनलाइट के प्रेजेंस में हम करवाना चाहते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे विंडो दिख रही है हमें। ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है। ओके। यहाँ पे आप एक चाइना डिश लाओ। अब क्या करोगे, आप 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लो। क्लियर। अब जैसे ही आप इसको लोगे तो क्या होगा, इस पे यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी। क्लियर। और इसका कलर चेंज हो जाएगा, पहले तो वाइट, अब हो गया इसका ग्रे 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 कलर। ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो वाइट सिल्वर क्लोराइड था वो धीरे धीरे ग्रे कलर का हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो गई लाइट की वजह से। तो जो लाइट की वजह से जब चेंजेस आ रहे होते हैं, कुछ रिएक्शन हो रही होती है, उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो देखो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में टूट गया 2 पार्ट्स में, एक सिल्वर में और एक क्लोरीन में। क्लोरीन गैस उड़ जाएगी, सिल्वर मेरे पास सॉलिड स्टेट में हम लोगों को मिल जाएगा। इसी की सेम एक और रिएक्शन दे रखी इसी की जैसी, हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, उसको भी आपने रख दिया धूप के अंदर। ठीक है। सनलाइट ने अपना काम किया, सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमाइन अलग उड़ गया। क्लियर। ब्रोमीन अलग उड़ गया हमारे पास। तो देखो अभी हमने देखी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ रही थी ताकि चीज़ें हमारी टूट जाए। ठीक है। चाहे वो हीट की प्रेजेंस में देनी पड़ी, लाइट की उसमें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के उसमें। ठीक है। अब ऐसी भी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि हीट रिलीज नहीं करती, जबकि वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपके पास ना एक एक्टिविटी दी है, 2 ग्राम आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड करो। ठीक है। फिर उसको धीरे 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 ग्लास रॉड से उसको मिक्स करते रहो। फिर आप उस टेस्ट ट्यूब को अपने हथेली पे रख के देखो, तो आपको काफ़ी ना मतलब ठंडा ठंडा सा फील होगा। क्यों? क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसने सारी की सारी गैस अंदर जो हीट थी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है। अब देखो नीचे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि हमने किसी की जगह छीन ली। क्लियर। तो देखो हमने यहाँ पे पहले एक्टिविटी देखनी है। हमारे पास 3 कील है। ठीक है। उनको पहले सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लो, है ना। उसके बाद क्या करो, आप 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है। अब उन टेस्ट ट्यूब के अंदर, अभी एक को तो छूना मत, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर भर लो नीला नीला कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। क्लियर। अब जैसे आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरोगे, अब आपके पास जो 3 कील थी उनमें से एक कील को अपना रखो अलग। यानी अभी तक आपने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब थी, 2 में से आपने एक सेपरेट कर ली, एक के अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया। 3 आपके पास क्या थी, कील थी, 3 में से आपने 2 यूज़ करी है, एक को आपने सेपरेट किया। ठीक है। तो आपने क्या किया, उनको यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में भिगो के रख दिया। अब आपको कंपैरिजन चेक करना है कि जो ब्लू कलर है यानी जो कॉपर सल्फेट का, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है, या फिर जो हमारे पास जो नील हमने डाली है क्या उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है। तो बिल्कुल आएगा। तो देखो कैसे होगा, ये हमारे पास बिफोर एक्सपेरिमेंट है, ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट है। तो देखो ये जो कील थी पहले हमारी मस्त मस्त थी, जैसे ही आपने उसके अंदर डाला ब्राउन कलर की हो गई। ठीक है। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पहले ब्लू था, अब कैसा हो गया, व्हाइट वाइट कलर का हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो कैसे हुई देखो, हमारे पास जैसे ही आयरन कौन था, कील। ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का था, तो आयरन ने क्या किया, सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बना ली। ठीक है। यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ने कॉपर की जगह छीन ली। सिंपल। तो आयरन क्या करेगा, सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और कॉपर को हम लोग दूर कर देंगे। ठीक है। सो आयरन इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू
कॉपर। इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के तरीके की और रिएक्शन है, लाइक जिंक है आपके पास और सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे भी क्या होगा, कॉपर को हम लोग फिर दोबारा से पीछे छोड़ देंगे, तो जिंक बनाएगा बॉन्डिंग किसके साथ, सल्फेट के साथ, और कॉपर हमारा सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लेड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया। अब क्या होगा, पीबी को जोड़ दो क्लोराइड के साथ, फिर दोबारा से कॉपर को दूर कर दो। इसमें हमने क्या देखा, जिंक हो गया, लीड हो गया, आपके पास एक तरीके से कॉपर वो आयरन हो गया। ये सारे क्या हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो हमने एक तरीके से क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें अपना सोडियम सल्फेट रखा है, एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, उनको मिक्स कर रहे हो, आपके पास एक वाइट सब्सटेंस बन के आएगा जो कि सॉल्यूबल नहीं होगा वाटर के अंदर। ठीक है, अब जो चीज़ सॉल्यूबल नहीं होती है यानी वो नीचे जम जाएगी, और जो चीज़ जम गई उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो सोडियम सल्फेट हमारे पास ये रहा, बेरियम क्लोराइड हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे दोनों गद्दार हैं, दोनों एक तरीके से डिस्प्लेस कर देंगे एक दूसरे को। देखो जो बेरियम था वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, और जो सोडियम क्लोराइड था उसने अलग से नमक बना लिया। तो यहाँ क्या हुआ बेसिकली, यहाँ कोई किसी से पीछे नहीं है, डबल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है। वो क्या थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट इससे पहले वाली एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, यहाँ पे क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो सोडियम के साथ कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, और सल्फेट के साथ कौन आ गया, बेरियम। तो ये क्या बना, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बन के आया वो बेरियम सल्फेट बन के आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आयंस का एक्सचेंज हुआ है बेसिकली, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सल्फेट किसके साथ गया है, बेरियम के साथ। ठीक है, और बाकी जो आपके पास निकल के आया वो था सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है बेसिकली एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है। क्लियर, तो जैसे कि आपके पास अभी हमारे पास लेड नाइट्रेट है। ठीक है, PbNO3, आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है। हमारे पास पुरानी वाली जो थी पुरानी वीडियो में मैंने ये आपको रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट करके दिखाई थी। तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो भी कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, लास्ट हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको समझो, पहले आपने क्या किया, चाइना डिश ले ली, नीचे बर्नर लगा दिया। ठीक है, उसके अंदर आपने कॉपर का पाउडर डाल दिया। अब आप क्या देखोगे, धीरे धीरे जो कॉपर पाउडर था ना, अब वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लैक होने लगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्ट किया, जिसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड बन गई। मतलब देखो एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, कॉपर पाउडर। अब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो समझते जाना, अगर हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। ये चीज़ पहले याद रखना। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाइड्रोजन कैसे करेंगे। तो देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास डाल दो हाइड्रोजन गैस। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा पानी के साथ, कॉपर हो गया हमारा अलग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिवर्स रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे हो गई, वापस से मेरे पास कॉपर बन के आ गया। ठीक है, तो अब सुनो एक चीज़, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट क्या मतलब, ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा, पहले इतना समझो। ठीक है, तो जो आगे जाके हमारे पास जिसके पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लाइक यहाँ पे कॉपर था, इसके पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन इस पर ऐड हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले इस पर कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था ना इसके पास, बट अब नहीं रहा, इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, जो भी हमने ऊपर देखा। देखो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है प्रोडक्ट में जाके, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का घाटा। और ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिसके अंदर एडिशन होगा ऑक्सीजन का। तो देखो हाइड्रोजन पे पहले नहीं थी बट अब आ गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नीचे हमारे पास जैसे कि जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन। अब जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है, क्या हुई, रिडक्शन। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब क्या हुई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड है यहाँ पे, इसके पास पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, क्या हुआ, रिडक्शन। HCl के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, Cl अलग हो गया, पानी के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। ये क्या है हमारे पास,
ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिसके अंदर होगा ऑक्सीजन ऐड होगा उसको बोल देंगे वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसके अंदर से रिमूव हो रहा है उसको बोल देंगे रिडक्शन यानी रिड्यूस, यानी कि कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है हमारे पास। क्लियर। अब देखते हैं कुछ ना कुछ क्या इनके इफेक्ट्स पड़ते हैं ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के हमारी लाइफ पे। बिल्कुल पड़ते हैं। जैसे कि कोरोजन, जंग लग जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा होगा जितने भी जो आयरन्स के आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी शाइनी एक सरफेस होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे पास धीरे 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 करके ना वो काले काले लाल लाल से हो जाते हैं। गेट वगैरह आपके पास कुछ भी होगा, कूलर वगैरह कुछ भी हो गई चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब उन पे बार बार जब मॉइस्चर एसिड वगैरह अटैक करेंगे धीरे धीरे उन्हें बोलेंगे भाई कोरोड हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे कि चांदी होती है, चांदी के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग जम जाती है। ठीक है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ गई, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का। अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। क्यों भाई, जंग लगेगा, हमारी कार बॉडीज जितनी भी हो गई, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स वगैरह, ये सारी जो भी है मतलब जो चीज़ें मेटल से बनी हुई है उनके ऊपर नुकसान तो होना ही होना है। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। क्लियर। इसके लिए बेटा काफ़ी सारी पैसे भी हम लोग खर्च कर रहे हैं कि कोरोजन ना लगे। क्लियर। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब खाना खाना बेसिकली ख़राब हो गया। जैसे कि अचार वगैरह होते हैं, अगर हम अचार को खुला छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने उसके साथ रिएक्शन कर दी, तो उसकी स्मेल अजीब सी हो जाएगी, एक तरीके से डिफरेंट टेस्ट आएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे कि जितने भी जो फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ठीक है, अगर उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो गई तो वो बहुत जल्दी रेंसिड हो जाएंगे, उनका स्मेल, उनका टेस्ट वगैरह बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं ताकि चीज़ें खराब ना हो। ठीक है, जैसे कि सब्सटेंस जो भी हो गए, अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन ना हो तो हम उनके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, एग्जांपल फैट्स, ऑयल। ठीक है, इससे हमारा खाना बचा रहेगा। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर अपना खाना रखो, है ना। जैसे कि हमारे पास चिप्स होते हैं, चिप्स के अंदर कौन सी गैस आती है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्यों नहीं डाली भाई, ऑक्सीजन डालते तो पूरा खाना खराब हो जाता, तो वहाँ पे हम क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस, ताकि ऑक्सीडेशन वहाँ पे ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।